दिल चाहता। वेलकम बैक वीके यादव मैथ्स। तो शुरू करते हैं। जैसा हम लोग का सीरीज चल रहा है, प्रीवियस पेपर जो एसआई में आए हैं ना, तो 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। ये 3rd पार्ट है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और इसी बेस पे आप तैयारी करेंगे और पेपर देने जाएंगे, है ना, और एसआई भी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। लॉर्ड सिवाग से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, है ना, ये 2019 के पेपर में आया था, बिहार एसआई 25/8/2019, है ना। जो दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 2 बाई x प्लस 10, तो x का मान क्या होगा, है ना। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आपको ये बताऊंगा, है ना। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि बहुत लोग स्मार्ट तरीके से भी चाहते हैं, ना, कि सॉल्व करें। तो एग्ज़ाम में ये सब आप रिस्क ना लें, मैं ये चाहता हूँ, है ना। बहुत लोग सोचेंगे सर x का ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, और वैल्यू सेट करने की कोशिश करेंगे। तो कोई इंटीजर है नहीं तो दिमाग लगाना नहीं, आपको चुपचाप सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? बोलेंगे गुरुजी ये वाला एलसीएम हो जाएगा, और जब और एलसीएम के बाद एक टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, है ना। तो सिंपली कैसे करेंगे? नीचे में एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस क्या 2, है ना। क्लियर है? और जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1। तो पूरा डिटेल्ड में ही लिख देते हैं, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाई x प्लस 10, है ना। चीज़ों को समझिएगा। अच्छा, ये वैल्यू को अगर आप फाइनली देखें तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये 2x प्लस 3 एक्चुअल में, है ना। ज़्यादा स्टेप लिखने की जरूरी नहीं है ना। ये क्या है? 2x प्लस 3, x प्लस x 2x और 2 1 3, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 दूनी 20x। तो हम लिख सकते हैं सर जी 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 20x हो गया, है ना, और प्लस 3x, क्योंकि 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना हो जाएगा 30। तो इतना ही थोड़ा सा आपको करना है इस क्वेश्चन में, है ना, जैसा एग्जामिनर दिया है। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी x एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखने के लिए सोच रहा हूँ, है ना। x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और फिर से 2 अगर आप देखें तो x फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x हो जाएगा, 2 × 1 होगा, है ना। तो ये आप कन्फ्यूज करेंगे बहुत, है ना। तो देखिए आराम से ही लिख देते हैं एक बार, x × x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, है ना, और 2x प्लस 1x, है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x मैं लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। और फिर क्या हो जाएगा? 2 × 1 कितना? 2। अगर आप इन चीज़ों को गौर करें तो यहाँ पर क्या आने वाला है? अच्छा, साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है ना, तो मैं इसी में बोल देता हूँ कि 2 से जब गुना होगा सर ऐसे, है ना, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये 3 दूनी 6x, और ये बन जाएगा 4। आई होप अगर आप करेंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, देखेंगे कि 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर यहीं पे मैं कैंसिल करता हूँ, ज़्यादा भारी नहीं करता हूँ आपके लिए। क्लियर है? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। अब देखेंगे तो 20 और 3 23x है, और 6x इधर प्लस में, 6x जब इधर आएगा तो 23x में से घटेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 17x। कितना हो जाएगा? 17x। ठीक है। जब 30 जब उधर जाएगा और कांस्टेंट नंबर 4 से जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? -26 हो जाएगा। 4 में से 30 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? -26/17। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, एलसीएम लेके, है ना, गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x का वैल्यू निकालना। क्वाड्रेटिक आएगा ज़रूर, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन, है ना जाने कितने सालों से आ रहा है एग्जाम में, है ना, कोई इसमें कोई राज की बात नहीं है। अगेन ये 2019 का क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों का अनुपात, है ना, यहाँ पर होना चाहिए तो सिक्कों की संख्या का अनुपात होना चाहिए था ना। सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है, 3:5:7 है, तथा कुल मूल्य कितना है? 155 रुपया। बैग में अगर काउंट किया जाए मूल्य को तो कितना है? 155 रुपया। तो कुल सिक्कों की संख्या बताएं, है ना। तो आपको बताना है कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको मतलब प्रैक्टिस सेट में हम करवाएंगे ना। देखिए कॉइन वाला में 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो ये मूल्यों का अनुपात देता है ना कि 3 रुपया अनुपात 5 रुपया अनुपात 7 रुपया, या तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है। तो यहाँ ईजी वाला दिया गया है ना, यहाँ पर क्या है बाबू? ईजी वाला क्वेश्चन है, तो आपको घबराना नहीं है, है ना। आप आराम से लिखेंगे गुरुजी
या तो सबको पैसा पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो रुपया रुपया में। और पैसा में अगर देखेंगे तो 1 रुपया 100 पैसे होता है, और ये कितना है 50 पैसा, और ये कितना है बाबू 25 पैसा। अगर इनके मूल्य, इनके अगर संख्या का अनुपात देखें, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो आप पाएंगे ये लिखा हो गया 3:5:7। देखिए बचपन से आदत है अगर x मारने की तो x भी मान सकते हैं, और नहीं तो बहुत लोग स्टाइल मारने के लिए आजकल x से नफरत हो गया, यूनिट भी मानता है ना। तो जैसे करना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके लिए है ना, दोनों चीज़ों में आप कंफर्टेबल रहे ना। हाँ, अब मूल्य की बात करें, क्योंकि हमने तो माना कि अनुपातों के बीच की राशि x ले लिया है ना, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गया है ना। तो अगर 100 पैसा का अगर 3 सिक्का है तो उसका जो वैल्यू होगा, मूल्य होगा, वो 300x होगा, 300x पैसा है ना। अगर 5 सिक्का है आपका 50 पैसे का तो कितना हो जाएगा, 50 × 5 कितना, 250x हो जाएगा। अगर 7 सिक्का है 25 पैसा का तो 25 7 175x हो जाएगा। और इतना जो कुल जो मूल्य हुआ है बाबू, सबको जोड़े हैं, और ये क्वेश्चन में 155 रुपया के बराबर है, तो 155 × 100 पैसा हो जाएगा। क्योंकि आपको यूनिट का भी ख्याल रखना है, अगर इधर पैसा में है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, है ना। ठीक, अगर इन चीज़ों को जोड़ें तो 3 2 500 और 5 1 600 और 50 650, और ये कितना हो गया 75। तो 650 + 75 725 होता है। कितना होता है बाबू, 725। तो 725x गलत नहीं ना जुड़े हैं, 3 2 5 1 600, 650 + 725x बराबर कितना है 155 × कितना 100। x की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो चेक करते हैं ना। ठीक, कट रहा है ना, तो 155 × 5 725 ही होगा शायद, 15 5 75 750। कट नहीं रहा है जी, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या, कट नहीं रहा ना, क्योंकि 31 5 155 31 दूनी 62 62 10 कट नहीं रहा है, और सिक्कों की संख्या फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, तो मे बी मिसप्रिंट होना चाहिए ना। ठीक है, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। दिस इज द प्रोसेस, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, है ना। शायद डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, आई विल चेक आफ्टर दिस वीडियो, है ना। और टाइम खोटा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं बालक, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 155 या 125 होना चाहिए था वहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है ना। चलिए ये क्वेश्चन को देखिएगा। एक बाग में कुछ बत्तख तथा बकरियां हैं, बहुत बढ़िया। यदि सिरों की संख्या गिना जाए तो 58 है, और पैरों की संख्या गिना जाए तो कितना 140 है, तो बकरियों की संख्या क्या हो गया ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ना जाने कितने वर्षों से आ रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है। बनाने का 3-4 तरीका है ना। बहुत लोग x मान के भी बना सकते हैं, बहुत लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ कितना मेथड है ना। इसमें मेथड आपका 3-4 काम करता है ना। ट्रेडिशनल x से भी आप बना सकते हैं चीज़ों को, है ना। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, स्प्लिट मेथड भी लगा सकते हैं, है ना, 2-2 हिस्सा में तोड़कर। तो बहुत सारा मेथड है, तो हम चाह रहे हैं कि स्प्लिट मेथड से ही दिखाएं आपको, है ना, कि स्प्लिट मेथड से कैसे बनाते हैं। बाकी एलिगेशन से आप बना सकते हैं ना। तो देखिए बाग में अगर बत्तख और बकरी की बात किया जाए, बत्तख और बकरी, तो आपको इतना पता है कि बकरी हो या बत्तख हो, सिर तो सबका एक ही होगा, ये बात आपको पता है ना। 2 सिर किसी का नहीं होता। लेकिन जो कहानी यहाँ पे वेरिएशन है पैर के कारण। किसके कारण, पैर के कारण। क्योंकि बकरी का 4 पैर होता है और बत्तख का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। मतलब बकरी को हम बोल सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा होता है, 2 + 2 होता है। बत्तख का अगर 2 पैर है तो बकरी का कितना, 4 पैर। ठीक है, और सिर की संख्या 58 है, और पैर की कुल संख्या कितना है, पूरे मिलाकर कितना है, 140। तो बकरियों की संख्या कितनी होगी, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी। तो अब बात को अगर आप ध्यान से समझें, तो अगर हम पूरे जानवर को एक साथ कंसीडर करें, है ना, मान लेते हैं कि सभी जो जानवर हैं, है ना, सबके 2 पैर हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जितने भी सिर है, मान यहाँ पर कितना सिर दिया गया है, 58।
तो अगर 58 टोटल सिर है और सबका 2-2 पैर अगर थोड़ा देर के लिए कंसीडर करें तो उस हिसाब से 58 इंटू 2 116 ही पैर होना चाहिए था कि नहीं? कितना पैर होना चाहिए था? 116। मतलब कि अब 2 बत्तख भी ले रहे हैं, बत्तख और बकरी दोनों का ले रहे हैं और सबका 2-2 पैर मान रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? सबका 2-2 पैर मान रहे हैं। अब सिर है कितना? 58। तो ये 2 जो है एक जैसा ट्रीट होगा, है ना, ये एक जैसा ट्रीट होगा। 2 एक जैसा कहने का मतलब कि एक नहीं, दोनों सिमिलर, है ना। बत्तख और बकरी को आप थोड़ा देर के लिए एक मान रहे हैं, है ना, एक जैसा, और उसमें सबके पैर को कितना ले रहे हैं आप? 2। तो 58 इंटू 2 116 पैर होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 140। कितना दिया है? 140। हम बोलेंगे सर 140 है, मतलब कि हमारे अनुमान से कितना ज़्यादा आया? तो हम बोलेंगे सर 24 ज़्यादा आया, 24 पैर ज़्यादा आया। 24 पैर क्या आया? ज़्यादा आया। हम बोले अच्छा 24 पैर ज़्यादा आया, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे क्यों ज़्यादा आया भाई? हम बोलेंगे कि सर ये बकरी का 2 पैर आप नहीं लिए हैं ना, बकरी का 2 पैर आपने नहीं लिया था, 2 पैर जो एक्स्ट्रा है वो नहीं लिया था, 2 ही लिया था, है ना। तो हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि बकरी की संख्या x है और हर एक का अगर 2 पैर हो तो एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है? 24। मतलब x बकरी पे 2-2 पैर एक्स्ट्रा बराबर कितना? 24। तो 12 दूनी का 24, तो x बराबर कितना हो गया? 12। यानी कि बकरियों की संख्या कितनी थी? 12 सिर। तो 12 सिर मतलब क्या? 12 बकरी। अगर आपसे पूछ लेता बत्तख की संख्या कितनी थी, है ना, तो बत्तख का होता है 58 माइनस 24 हो जाता है ना, जो 58 माइनस 12 हो जाता है, जो 46 आता है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा हमसे कितना? ये। तो इस तरीके का लॉजिक जो है ना, दूसरे तरीके से भी, है ना, बहुत तरीके का प्रॉब्लम में भी देखने को आपको मिलेगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में भी देखने को मिलता है आपको, है ना, पॉपुलेशन वाले भी क्वेश्चन में दिखता है, जो इस सेट में ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछा है ना, तो वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको और भी मेथड जानना होगा तो आप कमेंट करेंगे, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन को दिखाना है आप लोग को। तो चलिए, है ना, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बिहार SI 25/8/2019 में अगेन आया है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बन जाएगा। फिलहाल में मेरा काम क्या है बालक, तो इन चीज़ों को सॉल्व करवाना। और जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा हमको ये पता चल गया ना, एक ऑटोमेटिक फीलिंग आता है बालक कि सर जी ये तभी बनेगा जब x पावर वाला जो टर्म है ना, जिसका बेस सेम दिख रहा है, उसको एक तरफ लाए। हमारे मन में भाव यही आएगा, सबसे पहला भाव तो यही आएगा। अब बोलेंगे ऐसा बात है, ठीक है तो वही कीजिए सर। यानी कि 9x को आपको किसी तरीके से इधर लाना है, और पहला ही लाइन में हम ये चीज़ देख सकते हैं, है ना, कि 9 के पावर x + 2 है बाबू। तो क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? a के पावर x इंटू a के पावर y, है ना, लिख देता हूँ a के पावर x इंटू क्या? a के पावर y। इसका फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, a के पावर x + y, है ना। उसी फॉर्मेट के थ्रू हम लोग एक्सप्लिट किए इसको, है ना। ऊपर में प्लस था तो इंटू में आ गया, है ना। अच्छा 9y(x) को अगर इधर माइनस करेंगे, है ना, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, कि उधर प्लस था तो आगे में माइनस आएगा, इधर आएगा तो बराबर कितना? 240। अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं, गुरुजी इसमें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो कॉमन ही होगा, है ना, कॉमन। तो 9 के पावर x को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 9 के पावर 2 बचेगा, जो 81 होगा, है ना। इधर कुछ भी नहीं बचने वाला है, मतलब 1 होगा, बराबर कितना? 240। 81 माइनस 1 आपको पता है कि 80 होता है, और 80 से 3 बार में कटेगा। 80 से कितने बार में कटेगा? ये 3 बार में। अब आपकी जिम्मेवारी ये है कि 9 टू द पावर x बराबर 3 है, तो बेस को बराबर किया जाए। बेस को क्या किया जाए? बराबर। तो बराबर होगा कैसे? तो ये 9 3 के का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, कि पावर होल आ जाएगा, होल x आ जाएगा जी, बराबर कितना है? 3। 3 को अपने मन से 3 के पावर x लिख सकते हैं। आपको ये भी पता होगा a के पावर x टू द पावर y बराबर xy होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना। तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा गुरुजी 3 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 1, बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होने वाला है, और 2x = 1, है ना। तो x बराबर 1/2। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। चलिए आगे चलता हूँ फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रोलर से एक सड़क को समतल किया जाना है यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है ना। ध्यान देना होगा आपको यूनिट पे, है ना। जब भी एग्जाम में आप जाएं तो सबसे पहले यूनिट को ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, है ना।
तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए जब भी रोलर समतल करेगा तो रोलर का आप बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू ही, है ना। जैसे गांव में आप चौकी भी देते हैं, है ना, जैसे खेत चौकी पहले के ज़माना में होता था ना, तो चौकी का जितना क्षेत्रफल उसी से समतल करेगा ना, जितना चक्कर लगाना होगा आपको उससे आप एरिया पता कर सकते हैं। तो रोलर आपने अपने जीवन में हमेशा देखा होगा ना, रोलर मान सकते हैं कि रोड बनाने में जो रोलर यूज होता है वैसा, है ना। तो रोलर जो होता है आपका कैसा, आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है ना, बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार। और बेलनाकार का जो आप देखते होंगे गोल गोल घूमने वाला, मैंने एक वीडियो बनाकर भी बताया ना बेलन के बारे में। तो बेलनाकार शेप के द्वारा ही आपको ये समतल करना है। समतल होगा किससे, तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से, उसके पृष्ठीय भाग से, है ना, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो पृष्ठीय भाग द्वारा अगर समतल किया जाएगा तो एक बार जब रोलर घूमेगा बाबू, है ना, तो 2 पाई आर एच क्षेत्र को समतल करेगा, है ना। एक बार जब एक चक्कर लगाएगा रोलर तो, है ना। और कितना चक्कर लगाता है वो पूरे को समतल करने में, 1000 चक्कर। यानी कि आपको निकालना है 1000 इंटू 2 पाई आर एच। अब कुछ नहीं करना, यूनिट सेम करके, है ना, आंसर किस में लाना है, वर्ग मीटर में लाना है। किस में लाना है, वर्ग मीटर में। ऑप्शन को देखकर आपको एग्जाम में रिएक्ट करना होगा, ये नहीं कि जी चला स्टार्ट कर दिए बना रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप देखेंगे कि 1000 इंटू गुरुजी 2 इंटू, और पाई की वैल्यू तो कहीं आना नहीं है तो 22/7 लिख दिए। आर की वैल्यू अगर बात किया जाए तो आर 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे, है ना। और एच की वैल्यू कितना है, लंबाई। देखिए अगर ज़मीन पे लेटर आएगा तो वो लंबा होगा, है ना, और जब उसको उठा देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई और ऊंचाई रोलर में क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये कितना है, 1 मीटर। देखिए बहुत आसानी तरीके से आप काट सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और 7 दहा का कितना हो गया, 70 हो गया। अगर इसको गुना करें, है ना। अच्छा एक चीज़ और हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ पर व्यास दे रहा है बाबू, यहाँ पर क्या दे रहा है, व्यास दे रहा है ना। तो व्यास जो होता है बाबू, है ना, त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। 70/2 लिखाया था लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से काटेंगे बाबू तो कितना टाइम में कटेगा, 11 टाइम में, है ना। अब यहाँ पर से देख सकते हैं 11 दूनी 22, और उसके बाद डबल शून्य आ रहा है ना, तो डायरेक्टली हो गया 2200 वर्ग मीटर, है ना, या मीटर स्क्वायर, दोनों बोल सकते हैं कुछ भी। तो ये आपका उत्तर रहा। अब ऑप्शन देख के ही रिएक्ट कीजिएगा, अपने मन से नहीं है ना कि किसी चीज़ में चेंज कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा जी, है ना। तो बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखा दें आपको फ़ायदा हो जाए, है ना। लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिस क्रम में लिखा गया वही है कि एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है। मतलब कोई भी कार्टून है उससे एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है। कार्टून कैसा होगा हमको पता नहीं है, तो आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब बॉक्स बन गया और जिसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और बॉक्स का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो जरूर हम बताए होंगे कि किसी भी बॉक्स जो आयताकार शेप में होगा उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं या घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड या घनाभ। उसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यही होता है, बस यही आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला भी देख के ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए। देखिए आपको कैसे करना है एग्जाम में, है ना। अगर आपके पास समय कम बचा है तो एक बार इसमें गुना कीजिए, 10 पचे 50, फिर एक बार इसमें गुना कीजिए, 5 सत्ते 35, है ना, डिफरेंट 2 वैल्यू लेकर, और 10 सत्ते 70, और सब को जोड़कर कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो आप देखेंगे 70, 50, 120, और 120 और 35 कितना हो गया, 155। तो 2 इंटू 155 बराबर, है ना, 150 इंटू 200 300, और 5 दूनी 10, 310 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। आई होप ये सही होगा, है ना। तो चलते हैं आगे फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बिना वक्त गवाए हुए, है ना। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और
15% महिलाएं बढ़ी, ठीक है। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, मतलब 600 बढ़ गया जी। आपकी नज़र बढ़ने वाला पर होना चाहिए। 10% और 15% के रेट से बढ़ा है, तो एक वर्ष में कितना हो गया? 5600 हो गया ना। तो गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या क्या थी? अगेन जैसे हम लोगों ने बकरी वाला बनाया था, है ना, जैसे उसमें 3-4 मेथड लग रहा था, इसमें भी 3-4 मेथड हो सकता है। अब ऐसे ही बना सकते हैं कि पुरुष की संख्या x है तो महिला की संख्या 5000 - x है ना, और बढ़ाकर लिख सकते हैं ना। लेकिन थोड़ा स्प्लिट मेथड से ही हम चलते हैं ना, क्योंकि उस पर ज़्यादा थोड़ा जल्दी आंसर आता है। और बाकी आपका जो जिस तरीके से मन होगा वैसे आप बना सकते हैं ना। तो आप ध्यान से देखेंगे बालक कि अगर 5000 आबादी है, कितनी आबादी है? 5000 आबादी में जो टोटल इंक्रीमेंट कितना का हुआ है? 600 का हुआ है। 5000 से 5600 हो जाने का मतलब कितना? 600, जिसमें पुरुष का बढ़ने का दर अलग है और महिला का बढ़ने का दर अलग है, क्योंकि पुरुष भी अपने आप में 100% है और महिला भी अपने आप में क्या है? 100%। तो पुरुष 10% से बढ़े हैं और महिला 10% प्लस 5% से बढ़े। महिला 10% प्लस कितना से बढ़े हैं? 5%। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसी तरीके से कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर पूरा जनसंख्या बनेगा कि नहीं? पुरुष और महिला दोनों मिलकर पूरा जनसंख्या बनेगा। तो हम दोनों को 10-10% से बढ़ाएं, यानी कि सिंगल में 10% से बढ़ेगा। वो सिंगल में कितना से बढ़ेगा? 10% से। अगर 5000 जनसंख्या है तो 5000 जनसंख्या में 10% बढ़ने का मतलब है कि 10% 1/10 या 10/100 भी आप लिख सकते थे। तो कितना बढ़ा? 500। यानी पूरी जनसंख्या 10% के कारण कितना बढ़ा? 500। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा होगा सोच रहा होगा कि अलग अलग बढ़ाइए ना, 10-10-20 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पुरुष और महिला लिए तो ये पूरी जनसंख्या है तो 10% बढ़ेगा जी, है ना। इसीलिए ये टेक्निक ऐसा बनाया गया। कभी बेसिक क्लास में इन चीज़ों को मैं और आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, है ना। मेरे पास सारा तरकीब है, लेकिन अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो 500 बढ़ाया बाबू 10% के कारण, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया गया 600 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। हम बोलेंगे गुरुजी 100 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप बोलेंगे 600 पूरी जनसंख्या क्वेश्चन में दे रहा है, आपके अकॉर्डिंग 500 ही आ रहा है। हम बोलेंगे सर जी 100 जो लोचा है ना वो 5% के कारण है। किसके कारण है? 5% के कारण। किसके 5%? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये इसको m लिख दिया जाए, इसको w लिख दिया जाए। तो w के 5% जो इंक्रीमेंट हुआ है गुरुजी, वही किसके बराबर है? 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि 500 बढ़ा है ना, टोटल तो बढ़ना था कितना? 600। यानी 600 - 500 कितना? 100। तो w का 5% या 100% जो भी बोले, है ना, 5% को 1/20 लिख सकते हैं और 100 बराबर कितना हो जाएगा? w बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2000। w इक्वल टू व्हाट? 2000। तो w की वैल्यू कितना आ गया? 2000। पूछा क्या गया? महिलाओं की संख्या ही पूछा गया। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 2000। अगर पुरुष पूछा जाता तो 5000 - 2000 बराबर कितना? 3000 हो जाता। आई होप 2 क्वेश्चन ऐसा मैं करवा दिया हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ ना फटाफट। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय, है ना, x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0 का कोई हल नहीं है ना। देखिए 3 तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना। कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है, अद्वितीय हल है ना। यही 3 तरीके का मोस्टली क्वेश्चन आपसे बनता है इस तरीके में, है ना। और जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो पूरा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम, है ना। जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम इसी में चल जाएगा ना। तो देखिए जैसा क्वेश्चन पूछा है कोई हल नहीं है इसके बारे में। अगर लिखा गया है लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एक इक्वेशन, और दूसरा लिखा गया है a2x + b2y + c2 = 0, है ना। तो अगर कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है इसके लिए a1 / a2 बराबर b1 / b2 होगा। सिंपली b1 क्या हो जाएगा बाबू? b2 होगा, है ना। अनगिनत हल, इनफाइनाइट हल के लिए = c1 / c2 होता है ना। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? नॉट इक्वल टू c1 / c2 होता है ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो अगर इसमें देखें तो हम लोग को c से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखेंगे कि a1x, यहाँ पर 1 कंसिडर कर सकते हैं, 1 × x है, ये 2 × y है ना, यहाँ पर 3 × x है और k × y है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 / क्या?
सॉरी 1 डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो दोनों है 1 डिवाइडेड बाई क्या 3 इक्वल टू, है ना, 2 बटे क्या के, और तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो के की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। तो यही आपको आंसर लाना है ना। जो बिहार एसआई 18/9/2016 में आया था, देखिए हम लोग 2016 पहुंच गए, स्टार्ट किए थे 2023 से और पहुंच गए हैं 2016 में। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं पीछे की ओर, खटाक खटाक। हाँ, एक सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं बनाने वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं, है ना। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दो लाइन के द्वारा बन रहा है और दोनों लाइन का इक्वेशन दे रहा है जी। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित ना कर सकने वाले का समीकरण क्या होगा, है ना। ना कर सकने वाला का समीकरण क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें बालक, है ना, कि ना जो वर्ड है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो लाइन दिया गया है ना, दो लाइन के द्वारा मतलब बन जाएगा समकोण त्रिभुज, है ना। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है कि अगर आप देखेंगे तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये गुरुजी एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है, हम लिख देते हैं आपको, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है तो x का ये अपना घर है, तो इसको हम लोग y = 0 भी दिखा सकते हैं। y = क्या है 0। इसी तरीके से अगर ये आपका y एक्सिस है तो ये x = 0 होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये अपना है ना, तो ये वाला जो है इस पे y 0 होगा, इस पे x 0 होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन की बातों को अगर ध्यान से देखें तो लिखा गया पहला जो इक्वेशन है y = x, तो y = x है जो बिल्कुल बीच बीच से पार करेगा, है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि y = x का मतलब अगर 1 लेंगे तो ये भी 1, 2 लेंगे तो ये भी 2, 3 ये लेंगे तो ये भी 3, और इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा जो इनफाइनाइट ऊपर और इनफाइनाइट नीचे तक जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। और दूसरा क्या है y = 0, y = 0, तो y = 0 आपका लाइन क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, -∞ से +∞। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज इधर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, समकोण त्रिभुज ऊपर भी बन सकता है। ये समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ना समकोण त्रिभुज तीसरी भुजा को निरूपित ना कर सकने वाला समीकरण कौन होगा। तो देखिए ये सब जितना भी लाइन बनाएंगे इस पे, मान लिया इधर भी लाइन बनाएंगे या इधर भी लाइन बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे जिससे समकोण त्रिभुज बन ही जाएगा, है ना। तो ये अगर x = 0 लेते हैं, x = क्या लेते हैं 0, तो x = 0 तो ये बिल्कुल ये वाला हो गया जी, है ना। तो इससे समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा कहाँ, है ना। इसको अब मिटा देते हैं, समझाने के लिए था, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये मैं बना दिया हूँ, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ बालक, आप मेरी भावना को समझ सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि मीटा हुआ है, ये क्या हुआ है मीटा हुआ है, ऐसा मान लीजिए, है ना। ये मीटा हुआ, ये नहीं है पिक्चर में। x = 0, x = 0 अगर लाइन, ये इस लाइन को अगर आप कंसीडर करते हैं, कौन सा लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को अगर आप कंसीडर करते हैं बाबू, तो क्या आपको कहीं समकोण त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आंसर यही होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए यही। देखिए ये अगर ये आंसर है तो ये सब के द्वारा बन रहा होगा, है ना, समकोण त्रिभुज। अगर x = -3 लेते हैं तो देखिए इधर निगेटिव है x की वैल्यू और इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लिया -1 -2 और -3 है ना, यहाँ पे -3 आया, और जब x = -3 लाएंगे तो y के पैरेलल आएगा लाइन, क्या आएगा y के पैरेलल आएगा। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज ये बना देगा। तीसरा जैसे ही भुजा आया ये, तो ये समकोण त्रिभुज बना देगा। x = 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये 5वां है। तो यहाँ से अगर ऐसे लेंगे तो तीसरी भुजा अगर इसको कंसिडर करेंगे तो क्या ये समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा। x = 2, अगर 2 भी लेते हैं बालक, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लेते हैं, तब भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तब भी बन जाएगा बाबू, ये समकोण त्रिभुज बन ही जाएगा, है ना। केवल ये लाइन अगर लेंगे, मात्र यही एक ऐसा है
जो लेंगे तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब तो पिक्चर में है ही, होगा ही नहीं। फिर तो हमारा आंसर ना बनाने वाली कौन है, x = 0। आई थिंक आपको मेरी भावना समझ में आई होगी, एक दो बार आप आगे पीछे करके देखेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। फटाक से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बालक, है ना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, है ना। अगेन वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू πr²। क्या होता है, πr²। πr² जब बढ़ेगा बाबू, πr², तो πr² में आपको पता है कि r जो है यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, नहीं, r × r हुआ, मतलब ये 2 डायमेंशनल बन गया कि नहीं बन गया क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशनल ही होता। तो हम लोग सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वृद्धि हो रहा है गुरुजी 10, एक बार r बढ़ा 10, दूसरे बार कितना 10। पिछले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये चीज़ को, इसलिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो। 10 × 10 बटे कितना 100, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। तो ज़्यादा इस समय बकवास नहीं करेंगे, है ना। चलो टाइम फट टाइम इज मनी, है ना। किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है। क्रमशः क्या है, बराबर है। तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। गोलार्ध क्या होता है बाबू, तो हेमीस्फीयर होता है। क्या होता है, हेमीस्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हेमीस्फीयर। गोला का आधा को गोलार्ध बोलते हैं। हमने बिल्कुल डिटेल में आपको, है ना, हमने बिल्कुल डिटेल में आपको फॉर्मूला याद किया है ना, और बहुत उसमें बहुत लोगों का प्यार भी मिला। उस वीडियो को जरूर जाकर आप देखें, है ना, उसमें मेंसुरेशन का चित्र बना हुआ होगा, है ना। गोला का आधा गोलार्ध, ये गोलार्ध है आपका, है ना। तारबूज को आधा काट देंगे तो क्या हो जाए, गोलार्ध। और लंबवृत्तीय बेलन, है ना, सिलेंडर इस तरीके का, है ना। अभी रोलर भी आया था, तो रोलर भी यही होता है ना। बोला है कि अगर इसका त्रिज्या r है ना, और इसका भी त्रिज्या क्या है r, तो h अगर मान लिया बाबू, तो h और r है जो इसमें सेम है। h और r क्या है, सेम है। यही बोला है क्वेश्चन में, h और r क्या है, सेम है। बोला गया लंबवृत्तीय गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः क्या है, सेम है। ठीक है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात। देखिए बाबू, अगर गोला का अगर आयतन देखा जाए तो मैंने वहाँ पे बताया था 4/3πr³ होती है। क्या होती है, 4/3πr³। अगर हम इसकी आयतन की बात करें तो 2/3πr³, है ना। और इसका आयतन अगर देखें बाबू, तो हमने पढ़ा है πr²h। क्या पढ़ा है, πr²h। तो πr² इंटू h बराबर भी आपका क्या है, r ही है ना। चित्र में एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन में बोलेगा वही होगा। तो πr³ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी अब तो बड़ा आसान दिख रहा है ना, पाई क्या हो गया, कैंसिल। r³ क्या हो गया, कैंसिल। 2/3 अनुपात 1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 अनुपात 1 का मतलब ये है कि तिरछा गुना भी कर सकते हैं आप, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, या तो किसी भी कांस्टेंट नंबर 3 से दोनों में गुना करने पे, है ना। तो ऐसे क्या हो गया, 2/3। तो पहला तरीका यहाँ पे ठीक है, तिरछा गुना कर देगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक फटाफट, आप स्लो करके देख भी सकते हैं ना। एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले बात है ना कि बेसिक जिनका ठीक है बहुभुज का वही इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 0 से लेकर हाई लेवल तक का बहुभुज का वीडियो बना हुआ है। फिलहाल में इस क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ना। और बहुभुज में 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, मतलब 5 कोण जो है तो बिल्कुल इक्वल है, 172 का, ठीक है। और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है। अन्य कोनों में से प्रत्येक क्या है, 160 डिग्री, मतलब कुछ और कोण होगा, मान लेते हैं x कोण होगा जो सब कोण होगा 160 डिग्री के। तो बोल रहा है कि कितना बहुभुज है, टोटल कितना बहुभुज की कितना भुजा है टोटल, है ना। तो बाबू ये क्वेश्चन है ना। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक कोनों में से एक, यहाँ पे आंतरिक कोण होना चाहिए, जरूरी है ना। आंतरिक कोण एक वर्ड यूज होना चाहिए जो मिसिंग है, और इसको आप बोल सकते नहीं लिखा गया तो आंतरिक कोण ही है ना। तो देखिए बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के पहले हम बताते हैं कि बहुभुज के, है ना, बता देते हैं आपको, है ना। हाँ बहुभुज के बारे में बताते हैं ना। चलिए
जो बहुभुज होता है पॉलीगन, बहुभुज के आंतरिक कोण का जो योगफल होता है, आंतरिक कोण का योगफल होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और मैं याद करवा दूंगा। ये होता है बाबू n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बोलेंगे गुरुजी एग्जाम इतना नज़दीक है कैसे याद होगा? तो देखो ऐसे याद करना, सबसे छोटा बहुभुज है जो त्रिभुज है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ, तो अब बोलेंगे यस, तो 180 डिग्री है ये, है ना। तो अगर त्रिभुज के लिए अगर डिफाइन हो तो त्रिभुज में n बराबर 3 है, तो 3 माइनस 2 बराबर कितना? 1, 1 इंटू 180 डिग्री। अगर चतुर्भुज हो तो 4 माइनस 2, 2 इंटू 180 कितना? 360, यानी चतुर्भुज में चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो अब ट्रायंगल से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं ना। फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं बाबू। 5 कोनों में से प्रत्येक अगर 172 डिग्री है तो हम बोल देंगे कि सर जी 172 इंटू 5 हो गया। 172 इंटू कितना हो गया? 5। इतना इंटीरियर एंगल है, 5 कोण है जो, और बाकी हमको पता नहीं है, बाकी हमको पता नहीं है। तो बाकी हम बोल सकते हैं गुरुजी कि जो अन्य कोण होगा x होगा, अन्य कोण कितना होगा? x होगा। तो अगर हम लिख दें, है ना, ध्यान से समझिएगा कि अन्य कोण या टोटल को भी x मान सकते हैं आप, है ना। ठीक, तो अगर हम x मान लें कि अन्य कोण x है ना, तो हम लिख सकते हैं या इस तरीके से मान लेते हो, है ना, तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा मिटाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल अगर हमने x मान लिया कि x है टोटल भुजा, तो x माइनस 2 इंटू 180 होगा कि नहीं होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला n-2 इंटू 180। अब देखिए बाबू 172 इंटू 5 ले लिए, जो 5 दिया गया था, और शेष जो कोण बचेगा कितना बचेगा? x माइनस 5 बचेगा। कितना बचेगा? x माइनस 5, x माइनस 5 बचेगा, शेष जो बचेगा। और x माइनस 5 जितना कोण है उतना ही शीर्ष भी होता है, ये बात आपको कन्फर्म है। तो x माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा? प्रत्येक कितना इधर? 160। अगर इस इक्वेशन को अगर आप समझ पाए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। इसके बाद कुछ नहीं करना। 172 इंटू 5 कितना होता है बाबू? तो होता है 5 दूनी 10, है ना, 17 पचे 85 और 1 86, 860 हो गया। प्लस अगर इसकी बात करें तो 160x माइनस 16 पचे 80, 800, है ना, बराबर बाबू देखा जाए, है ना, तो ये देखेंगे तो 180x माइनस 360, जितना कोण है उतना भुजा होगा, है ना, ये बात कन्फर्म है। तो 160x और 180x, x वाले टर्म को सिर्फ देखें तो ये इधर जाएगा तो 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20x। बाबू 860 और 800 इन दोनों का अगर गठजोड़ करें, है ना, गठजोड़ या जोड़ जो भी बोल सकते हैं आप, तो 860 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 60, और माइनस 360 जब इधर आएगा तो हम बोलेंगे गुरुजी इन दोनों का तो सम हो गया 60, और उधर से आएगा 360, माइनस था ना उधर, तो प्लस में आएगा, तो ये हो गया कितना? 420। तो 420 बराबर हो गया बाबू 20x। कितना हो गया? 20x। तो 0 से 0 कैंसिल, 21 दूनी 42, तो x की वैल्यू कितना? 21। तो जितना भुजा है x बराबर कितना आया? 21। तो ये 21 इधर करेक्ट, है ना। देखिए बाबू, ये देखा जाए बिहार एसआई में ठीक है 2016 में पूछा गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आजकल एसएससी सीजीएल में आते हैं ना, लेकिन बिहार पहले ही चमत्कार कर चुका है ना। आगे और देखते हैं क्या क्या गुल खिलाया है बिहार एसआई वालों ने, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पुराना जा रहे हैं क्वेश्चन वैसे वैसे लेवल बढ़ रहा है ना। तो ये उल्टा चल रहा है, बिहार हमेशा उल्टा चलता ही है बालक, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन अगेन मेंसुरेशन से है बालक, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन पहुँचे हम लोग। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात बोला गया है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। अब गोलार्ध थोड़ा देर पहले ही बताएं बाबू कि ठोस गोलार्ध का जो आयतन है ना, सॉलिड हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, थोड़ा देर पहले ही बताएं, ये कितना होता है बाबू? तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है कि नहीं? ठीक। आयतन उस संख्यात्मक रूप से, मतलब न्यूमेरिकल रूप से, है ना, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है
है ना। तो देखिए जब गोलार्ध में आएंगे तो गोलार्ध का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधा तारभुज का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। मैंने अपने वीडियो में डिटेल रूप से बताया ना, वो क्या होता है बाबू 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिज्या कितना यूनिट का होगा, एक एक मतलब यूनिट पूछा गया। देखिए ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से है ना आर क्यू आर टाइम में कटेगा। कितने टाइम में कटेगा? आर टाइम में कटेगा। इसको आर क्यू को आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते थे आप, तो डायरेक्टली ये तरीका होता है बाबू, है ना, काटने का। ये आर है और पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू तो केवल ये आर बचेगा और आर की जो वैल्यू होगी 3 तिया 9 हो जाएगी और 2 आर के साथ गुना में था तो भागा में आ जाएगा। 9/2 कितना होता है? 4.5 यूनिट। कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं होता है तो यूनिट लिखा जाता है, तो 4.5 एकक आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चित्र में दिए गए अनुसार, चित्र तो है नहीं तो है ना, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अगले वीडियो में है ना इसका चित्र बना के दिखा देंगे आपको। चलिए हाँ, ये आसान क्वेश्चन आया है। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? बिल्कुल एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है ना, 2018 का बिहार एसआई है ना। तो देख लीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर, जहाँ आर त्रिज्या है। 2 पाई आर बराबर कितना बाबू? 880, है ना। तो हम आराम से लिखेंगे गुरुजी 2 × 22/7 × आर बराबर कितना हो गया? 880। अब धीरे धीरे भी काट सकते हैं, तेज भी काट सकते हैं मेरे तरह, है ना। हम बोलेंगे गुरुजी 22 के पहाड़ा में 22 चौका 88, 40 टाइम में कटेगा, सुनना भी है ना। और 2 से करेंगे तो कितना टाइम में? 20 टाइम में। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो आर बराबर 140 मीटर। 20 आते कितना होता है? 140। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज वेल। तो खटाक खटाक चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन हो गया, 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या होगा? किस श्रेणी में होंगे, है ना? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी, है ना। तो क्या आप बना सकते हैं, है ना। तो बाबू दिया गया है आपको गुणोत्तर श्रेणी में और पूछ रहा है कि कौन से श्रेणी में होगा लॉग के फॉर्म में, है ना। तो देखिए समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, है ना। गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है? तो गुणोत्तर श्रेणी में पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था ना। ऐसे फिलहाल में जान लीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से होता है ना। पहले सिंपल नंबर के द्वारा बता देते हैं बाबू। अगर लिखा हुआ है, अगर 3 पहला नंबर है और 3 दूनी 6 दूसरा नंबर है और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब कि सेम नंबर से गुना होते हुए आगे तक कोई सीरीज जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, है ना। तो ए बी सी को ऑटोमेटिक मान लिया गया है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है ना। अच्छा बाबू, यहाँ पर चीज़ें जो ऑब्जर्व करने वाली थी कांस्टेंट टर्म में, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, तो यहाँ पर एक कॉमन रेशियो आर होता है जो 2 कंजिक्यूटिव टर्म के डिवीजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। 2 लगातार निकाला कैसे जाता है? अगर ये A1 है, ये A2 है ना, तो A2/A1 लिखते हैं हमेशा, है ना। तो 6 क्या है? 3। तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या था आपका? 2 था। तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन रेशियो अगर आप देखेंगे, है ना, तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि B/A, क्या लिख सकते हैं? B/A। इसी तरीके से ये भी जैसे 3 दूनी 6 था तो 12/6 भी करते तब भी 2 ही आता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? C/B। C/ क्या लिख सकते हैं? B। क्या ये दोनों रेशियो बराबर होगा कि नहीं? रेशियो बराबर होगा ना? यस और नो? तो आप बोलेंगे यस सर बराबर होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो B² बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। B² बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब हमको लॉग लेना होगा बाबू, तभी चीज़ें पता चल सकती है ना। कुछ गलत नहीं किया ना। लेट्स चेक ABC गुणोत्तर श्रेणी मतलब लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या होगा? तो B/A बराबर C/B, B² बराबर AC, ठीक है। अगर हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग B और लॉग A प्लस लॉग C, है ना, ठीक। अच्छा बाबू ऐसा है कि ध्यान से समझते हैं इन चीज़ों को, है ना, और हम इसको ऐसे थोड़ा देर के लिए लिखते हैं, है ना।
एवरीथिंग इज करेक्ट। मैं थोड़ा इसको मिटाना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, है ना। हम इसको अगर बाबू ऐसे लिख दें, b इंटू बी बराबर a इंटू सी, ऐसे अगर हम लिख दें, है ना, और दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग, क्योंकि लॉग के रूप में चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे लॉग a इंटू लॉग b इंटू क्या हो जाएगा, b बराबर लॉग a इंटू लॉग c, है ना। आपको पता है कि log a इंटू बी बराबर log a प्लस बी होता है, तो यहाँ से हम फाइनली इधर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमको जरूरत पड़ा कि log b प्लस log b बराबर log a प्लस log c, है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें बाबू, तो 2 बार log b आ गया, यहाँ पे log a log c है। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, है ना, ध्यान से देखिएगा कि इधर हम लिख दें log a माइनस log b, मतलब एक log b को हम इधर लेकर जा रहे हैं और log c को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log b माइनस log c। और आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ लाने के बाद भी आपको ऐसे समझ में आएगा कि गुरुजी अगर ये क्वेश्चन है log a log b log c, अगर कोई भी श्रेणी इसमें से होना है तो समानांतर श्रेणी की तरफ अगर थोड़ा सा अगर आप चर्चा करें तो समांतर श्रेणी होता क्या है, तो अगर लिखा गया बाबू 2 तो उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर 2 का है कि नहीं है। तो इसी तरीके से log a log b और log c अगर 3 नंबर है तो हम बोल सकते हैं गुरुजी log b माइनस log a, है ना, इतना माइनस इतना बराबर होना चाहिए गुरुजी log c माइनस log b होना चाहिए, log c माइनस log b होना चाहिए कि नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या यही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, चेक करिएगा। अगर तो log b माइनस log a, ये तो वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मान लिया हम माइनस कॉमन लेंगे तो आ ही जाएगा ये। और फिर क्या लिखा हुआ, log c माइनस log b, ये भी उल्टा लिखा हुआ, ये भी उल्टा लिखा हुआ। तो इसको अगर आप निगेटिव कॉमन लेके दोनों में काट देंगे, है ना, माइनस कॉमन लेके, तो यही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, है ना, जिसको आपको समझने की ज़रूरत थी एग्जाम में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ रहा होगा और आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन ही देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमें, है ना, एक पार्ट और बना देंगे वैसा जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो चलिए बाबू, हाँ, तो ए और बी क्रमशः समीकाएँ हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए अभी और भी प्रीवियस क्वेश्चन है और वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है ना, तो ये मैं आपके लिए HW दे देता हूँ और क्वेश्चन सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है ना, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ना। एंड एक क्वेश्चन था कॉइन वाला, जो आई थिंक कैलकुलेशन में दिक्कत है या मेरे में दिक्कत है, आई डोंट नो, है ना, तब भी मैं ये इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आई होप एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, गुड बाय, है ना, टेक केयर और अपना प्रिपरेशन बढ़िया से करें।